हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के एग्जाम की डेट आ चुकी है। 16 फरवरी को आपका पेपर है। उसके लिए पहले तो क्लासेस की काफी वीडियोस मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन जो अभी नया पेपर आप लोग का 5 जनवरी को हुआ था उसका पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है कि सेक्शंस बहुत पूछे गए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं तो उससे सेक्शंस बहुत पूछे गए हैं। तो अब जो वीडियोस मैं लेकर के आऊंगी आप लोग के लिए, सेक्शंस वहां पर सारे कवर करवा देंगे अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर आपका इनकम टैक्स में सेक्शन 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो सेक्शन 10 जो है वो बहुत बड़ी, उसकी बहुत से सब सेक्शन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होती हैं, उनको देख लेना जरूरी है। तो आप लोग भी मेरे साथ नोट करते जाइएगा अलग से, उनको याद भी कर लीजिएगा कि जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये वीडियोस जो हैं वो चाहे SSSC के बच्चे हों या फिर आपका बिहार में जो बिजली विभाग की वैकेंसी थी जो अकाउंट क्लर्क की, दोनों के लिए आपकी यूजफुल रहेंगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्प्टेड इनकम होती हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट कुछ ये 5 जो ऊपर मैंने यहाँ पर अलग से आप देख रहे होंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसके अलावा जो धारा 10 है, सेक्शन 10 है, उसमें कौन सी ऐसी इनकम है जो कि कर मुक्त होती हैं, वो भी देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने वाली आय, यानी कि जो सेक्शन 10 है उसमें कौन सी इनकम होती हैं जो एग्जेम्प्टेड होती हैं, किसी भी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाती हैं, वो इनकम को धारा 10 में सेक्शन 10 में रखा गया है। दूसरी है विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नई इकाइयों की आय, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। अगर हम लिखें तो इसे सेज जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, तो वो जो है किसमें आता है, धारा 10AA में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका। थर्ड नंबर पे है पुण्यात एवं धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति की आय, यानी कि पुण्यात उद्देश्य से या फिर जो रिलीजन वाली जो ट्रस्ट होते हैं, तो उनमें अगर उनकी कोई भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए जो है सेक्शन वो 11 to 13 है। राजनीतिक पार्टियां, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी जो इनकम है वो 13A में जाती है, और निर्वाचक ट्रस्ट को ऐच्छिक अंशदान से प्राप्त आय जो है वो 13B में जाती है। तो ये कुछ आपकी मेन एग्जेम्प्टेड इनकम्स थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी इनकम आ जाती हैं, ऐसी इनकम आ जाती हैं कि किसी व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाने वाली आय, जो वो धारा 10 में आएगी। अब वो कौन कौन सी इनकम होती हैं, तो सबसे पहली जो दे रखी है कृषि आय, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में आती है। धारा तो 10 ही रहेगी, लेकिन उसकी उपधारा जो है वो साथ में जुड़ जाएगी, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछ रहा है तो आपकी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 हो जाएगी। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो पूरी तरह से फुली एग्जेम्प्टेड होती है, करमुक्त होती है। लेकिन इसके लिए साथ में एक चीज है कि ये धारा 2 की उपधारा 1A के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अंतर्गत आ रही होगी तब, तो वहां पर इतना डिटेल में नहीं जाएगा। सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि कृषि आय कौन सी धारा के अंतर्गत करमुक्त होती है या कौन सी धारा में आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट अगर देखें हम, एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्तियां, तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर है, उसको जो रिसिप्ट हो रहा है वो किस में जाएगा, 10 सबसेक्शन 2 में जाता है। फर्म की कुल आय का भाग, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो फर्म की जो कुल आय है, फर्म की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन फर्म की कुल इनकम जो होगी उसमें से जो पार्टनर को हिस्सा मिल रहा होता है वो जो होता है वो कर मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पार्टनर को जो शेयर मिल रहा होगा, जो साझेदार है उसको जो शेयर मिल रहा होता है वो कर मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी जो टोटल फर्म की इनकम आ रही है वो वहां पर टैक्सेबल होगी। यहाँ पर ये इसको किसके अंतर्गत मिलता है, 10 सबसेक्शन 2A के अंतर्गत मिलता है। फिर आ जाता है यात्रा रियायत। यात्रा रियायत किस में आ जाएगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में आ जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि कंसेशन दिया जाता है जो ट्रैवल के लिए अगर मिल रहा है, कोई ट्रैवल पे जा रहा है, सिटीजन है इंडिया का, कोई एम्प्लॉय है, तो उसको जो कंसेशन दिया जा रहा है उसमें वो आ जाता है इस धारा के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आ जाता है विदेश में प्राप्त भत्ते या अनुलाभ, कि कोई फॉरेन कंट्री में है, वहां पर उसको जो है कोई भी अलाउंसेस या फिर परक्यूसाइड्स जो भत्ते या अनुलाभ होते हैं वो मिल रहे हैं, तो वो किसमें जाएंगे, 10 सबसेक्शन 7 में जाते हैं। फिर है किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय, वो किसमें जाएगी, 10 सबसेक्शन 9 में जाती है। इसके अंतर्गत क्या रहता है कि इनकम जो है कोई फैमिली में मेंबर्स हैं उन वो अर्न कर रहे हैं,
तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि फॉरेन एम्प्लॉय के लिए रहता है कि विदेश में वो रह रहा है कोई व्यक्ति, फॉरेन एम्प्लॉय है, विदेश में वो रह रहा है और उसकी जो सदस्य हैं बाकी के परिवार के, उनको जो इनकम हो रही है वो जाएगी आपकी इस सेक्शन में। फिर आ जाता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मृत्यु तथा अवकाश ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी की राशि होती है वो किस सेक्शन में आती है? 10 सबसेक्शन 10 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डबल टिक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ये तो आपका क्वेश्चन पूछा ही गया है अभी करंट के एग्जाम में। अर्जित अवकाश का नकलीकरण, जो अर्न लीव होती है, अर्जित अवकाश जो अर्न लीव होती है उससे रिलेटेड जो किस में जाएगी, धारा कौन सी हो जाती है? 10 सबसेक्शन 10 डबल ए में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैचिंग में भी पूछ सकता है, तो सबको ध्यान में रखिएगा। जो छटनी से क्षतिपूर्ति होती है वो किस में जाएगी? कंपनसेशन मिलता है 10 सबसेक्शन 10 डबल बी के अंतर्गत जाती है। तो ये तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ये वाली आ भी चुकी है अभी आपके रिसेंट एग्जाम में ही, और ये दो वाली भी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इस बार आपके जो पेपर में इन दो में से कोई पूछ ली जाए, तो ध्यान में रखना है आपको सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है इसमें, किसी महाविनाश से पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त या फिर प्राप्त क्षतिपूर्ति 10 है तो सेक्शन 10 BC के अंतर्गत आएगा। स्वेच्छा पूर्वक अवकाश ग्रहण पर क्षतिपूर्ति की राशि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉलेंट्री वो रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा वो किसमें जाएगा? 10 सबसेक्शन 10C के अंतर्गत जाता है। फिर आ जाता है कि नियोक्ता द्वारा अनलाभों पर देकर कि जो भी एम्प्लॉयर है उसने कोई भी अनलाभ है उस पर टैक्स को पे किया है, तो किसमें जाएगा? वो 10 सबसेक्शन 10CC के अंतर्गत जाता है। जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जीवन बीमा पॉलिसी पर प्राप्त बोनस या अन्य राशि, कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस पर, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस पर जो बोनस मिल रहा है या फिर कोई अदर राशि मिल रही होती है वो किस में जाएगी? 10 सबसेक्शन 10D में जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से सब बच्चे नोट अलग से जरूर कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा और एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोविडेंट फंड से भुगतान, ये किस में जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो RPF होता है वहां पर प्रोविडेंट फंड है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो किस सेक्शन में आएगा? 10 सबसेक्शन 11 में आएगा। मकान किराया भत्ता HRA किस में आता है? ये आपका धारा 10 की उपधारा 13A में आएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी जितनी भी धाराएं मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उन पर जो इंटरेस्ट होता है वो किस सेक्शन में जाता है? 10 सबसेक्शन 15 में। शिक्षा की लागत की पूर्ति के लिए प्राप्त छात्रवृत्ति, अगर जो है कोई भी छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिल रही होती है तो किसमें जाएगी? 10 सबसेक्शन 16 में। और ये सीरियल वाइज आपको मिलेंगी, तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि सीरियल दे रखा है, या अगर कोई ट्रिक से आप याद करना चाहें तो ट्रिक को अभी वो लगा सकते हैं। वीरता पुरस्कार विजेताओं को पेंशन, तो जो क्वेश्चन आपका बना था उसमें ये सेक्शन भी दे रखी थी 10 सबसेक्शन 18। पारिवारिक पेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में जाता है? 10 सबसेक्शन 9 में जाएगा, 19 में सॉरी जाएगा। स्थानीय सत्ता की आय 10 सबसेक्शन 20 में जाता है। नेक्स्ट है अनुमोदित अनुसंधान संघ की आय, जो आपका रिसर्च कोई हो रही होती है, कोई एसोसिएशन है जो कि रिसर्च का काम कर रही है, उसकी जो इनकम होती है वो आपकी 10 सबसेक्शन 21 में जाएगी। न्यूज एजेंसी की आय जो होती है वो आपकी धारा 10 धारा 22B में आती है। कुछ पेशेवर संस्थाओं की आय जो होती है वो 10 23A के अंतर्गत जाती है। यहाँ पर जो ये कहा है कि कुछ ऐसे पेशेवर संस्थाएं, यानी कि जो प्रोफेशन होता है जिनका, उनके अकॉर्डिंग जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बन चला रही हैं, अपनी एक फॉर्म पूरी चला रही हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो इसके अंतर्गत जाएगी। फिर आ जाता है कर्मचारियों के कल्याण स्थापित किसी कोष की आय, कोई और कोष जो है वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयज के खोला जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो जाएगा इसमें। जीवन बीमा निगम पेंशन फंड की आय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में जाएगी? धारा 10 23 डबल AB में जाएगा। सार्वजनिक धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक सत्ता की आय, वो किस में जाएगी? 10 23 BBA में जाएगी। सहकारी कोष जो होता है वो किस में जाएगा? धारा 10 की 23 23D के अंतर्गत जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ पर सहकारी कोष आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो म्यूचुअल फंड को ध्यान में रखिए, जो म्यूचुअल फंड से इनकम होती है वो इसके अंतर्गत आती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका।
फिर आ जाएगा पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय, धारा 10 उपधारा 24 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो अवयस्क बच्चा होता है, यहाँ पर भी ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। अभी आपको मैं जो 5 हेड होते हैं इनकम के, ये इन 5 हेड में कौन कौन से सेक्शंस में जा रहे हैं, कहाँ पर डिडक्शन मिलती है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन अगर बनता है तो सेक्शन आपकी सारी क्लियर करवा देंगे, जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिससे कि एग्जाम में सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चन ना छूटे। जैसे कि अभी प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ है, तो लगभग उसमें लमसम आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन से आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट। फिर आ जाता है कि धारा 115 ओ में संदर्भित लाभांश आय, ये किस में जाती है, ये आपकी 10 सबसेक्शन 34 में जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कि जो 1023 में दे रखी है डी में, निर्दिष्ट यूनिटों से जो आय होती है वो किसमें, धारा 1035 के तहत करमुक्त होगी। कृषि भूमि के हस्तांतरण से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से जो है वो आपकी 1037 में जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है, अगर उसको ट्रांसफर करेंगे तो 1038 में जाएगी। इसमें जो आपकी अलग से कैपिटल गेन वाला चैप्टर में सेक्शन जो 54 दे रखी है, तो वहां पर ये है कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आ रहा है उसको किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, कि जो एसटीसीजी लगेगा या एलटीसीजी लगेगा, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर ट्रांसफर से रिलेटेड आपकी ये धारा लगेगी। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता से उत्पन्न कोई विशेष आय, वो आपकी 1039 में जाती है। किसी एक व्यक्ति की ऋण के रूप में आय, नवीन पेंशन व्यवस्था ट्रस्ट की आय, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवीन पेंशन व्यवस्था जो एनपीएस है आपकी, न्यू पेंशन स्कीम है, उसके अंतर्गत जो है इनकम जारी है वो आपकी 1044 में जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्याय या सदस्य के लिए भत्ते का अनुलाभ 1045 में है। बुनियादी ढांचा ड्रिल फंड से प्राप्त आय जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है बेसिक, वो आपका 1047 में जाएगी। जहाँ पर मैंने डबल टिक किए वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आपको जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में वो आपके बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं। बाकी भी अगर आप सब याद कर सकते हैं तो जरूर करिए, वैसे तो और भी बहुत ज्यादा है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो मोस्ट थे वो मैंने निकाल करके आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं। अब देख लेते हैं कि जो 5 हेड हैं आपके इनकम के, 5 हेड्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सैलरी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड होते हैं। तो यहाँ पर कौन से सेक्शन में ये जाता है और किस सेक्शन के तहत इनमें आपको डिडक्शन अलाउड होंगी, तो अगर आपको नहीं भी आंसर्स पता है, तो जैसे कि अगर वेतन के बारे में पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में, तो जैसे वहां पर सेक्शन आपकी बहुत सी दे रखी हो, 15 है, 22 है, 28, 45, तो आपको पता है कौन सी सेक्शन हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। चार्जिंग सेक्शन है, किस सेक्शन में चार्ज किया जाता है वेतन पर, वो 15 में आती है। ये डिडक्शन से रिलेटेड आपकी बाकी सारी चीजें हैं, टोटल ओवरऑल है, समझ लीजिए कि सैलरी जो हेड है वो किस सेक्शन में, उसके बारे में दे रखा है, सेक्शन 15 में दे रखा है। जो उसमें डिडक्शन जो भी दिए जा रही हैं, जितनी छूट दी जाती है, जैसे कि मनोरंजन भत्ता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो किसमें था, सेक्शन 16 की उपधारा 2 में था। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 16 अगर याद है, तो बाकी धाराएं आपकी पूछी जा रही है, 16 है, 24 है, 37 इस तरह से आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 16 जो है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें डिडक्शन नॉट अलाउएबल, इसमें और है नहीं कुछ, और अदर प्रोविजंस जो दे रखे हैं वो धारा 17 में दे रखे हैं। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, चार्जिंग सेक्शन किसके अंतर्गत लगता है, धारा 22 में जाती है। इसमें जो प्रोविजंस दे रखे हैं 25A से 27 में दे रखे हैं। रिडक्शन जो दी जाती है वो 24 की दी जाती है। जो नॉट अलाउड है, यानी कि इसमें नहीं दिया जाएगा कोई रिडक्शन, तो 25 है, और अदर प्रोविजन जो है वो 23 और 26 में दे रखे हैं। फिर है चार्जिंग सेक्शन जो आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स की, वो 28 है। जो प्रोविजन दे रखे हैं 41 में दे रखे हैं। डिडक्शन अलाउएबल जो है वो 30 से 37 तक दे रखी है। डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कटौती है वो किस धारा के अंतर्गत तक स्वीकृत है, तो वहां पर 30 से 37 ऑप्शन दे रखा होगा, वही आप आंसर टिक कर देंगे। डिडक्शन नॉट अलाउड जो 40 एंड 40A में दे रखी हैं वो अस्वीकृत कटौतियां हो जाती हैं। अदर प्रोविजन जो है वो आपकी इन सारी सेक्शंस में दे रखे हैं, 29, 38, 43, 43A, 43B, ये सारी सेक्शंस अलग अलग बताई हुई हैं, इसमें कि अदर प्रोविजन आपके दे रखे हैं। कैपिटल गेन जो है वो किसके अंतर्गत पूंजी लाभ के बारे में बताया गया है, 45 में बताया गया है। जो प्रोविजंस बताए गए हैं वो आपकी 46, 46A इन सब धाराओं में बताए गए हैं। डिडक्शन किस में दी गई है, 48 से 54 में अंतर्गत आपके सारी डिडक्शन दी गई हैं।
रिलेशन नॉट अलाउेबल कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, सेक्शन 48 में दे रखी गई है, और बाकी के जो प्रोविजन है इन सब धाराओं में दे रखे हैं। तो इससे आपको ये इजी रहेगा कि अगर आप ये भी नहीं जान रहे हैं कि ये धारा किससे रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको ये चीज ध्यान में आ गई, एक यहाँ पर देख रहे होंगे आपके एक सीरियल वाइज सब कुछ दे रखा है, तो वहां पर आपके लिए इजी रहेगा समझना कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है आंसर कि कौन सा सेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस सेक्शन में जाएगा। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चार्जिंग सेक्शन क्या है, 56 है। डीएम प्रोविजन जो दे रखे हैं 59 में दे रखे हैं। रिडक्शन जो अलाउड है वो 57 में है, और नॉट अलाउड वाली 58 में दे रखी है। तो ये हो जाता है पूरा आपका जो इनकम टैक्स में जो 5 हेड दे रखे हैं, किस सेक्शन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वो यहाँ पर आपको ब्रीफ समरी मिल जाती है। तो आई होप हेल्पफुल रहा होगा, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा इसका। तो यहाँ पर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बार बार मैं बता रही हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या जा रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो विन्नय साध्य विलेख पत्र हैं, जैसे कि चेक के बारे में है या और जो भी प्रतिज्ञा पत्र है, इसमें ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसकी क्या है, उसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में दे रखी गई है, उस पर वीडियो रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।